बांग्लादेश में एक कॉलेज की एंट्रेंस पर जमीन पर इंडिया का फ्लैग रख दिया गया और उसके ऊपर से चलकर स्टूडेंट्स जा रहे थे। ये नफरत मोहम्मद यूनुस के मेहरबानी से। अच्छा, वहां पर जो हिंदुओं पर अटैक है वो भी मोहम्मद यूनुस की मेहरबानी से। इस पर जो इन्होंने रखा है इंडियन फ्लैग की जो के साथ जो सलूक कर रहे हैं, इंडियन फ्लैग की जो बेइज्जती कर रहे हैं, वो हम आपको दिखाना नहीं चाहते, लेकिन हाँ, ये जो इन्होंने घटिया काम किया है वो काम इन सब का पता लगता है स्टेटस, ये किस लेवल तक जाकर इंडिया को परेशान कर रहे हैं या किस लेवल तक जाके इंडिया से छेड़छाड़ कर रहे हैं। इंडिया रिटेलिएट भी कर सकता है इस पर और जल्दी आ जाना चाहिए। इंडिया ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस किए हैं। इसी में बात करने के लिए अंकित आचार्य जी, जो कि बड़े लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं, हालांकि शक्ल से दिखते नहीं है, इनकी एज मतलब शक्ल सूरत से ऐसी लगती है कि अभी कॉलेज स्टूडेंट हो, लेकिन है नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और वो भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। अंकित जी, कितना सीरियस मामला है ये? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, आपके इस चैनल पे आए और ये प्लेटफॉर्म पे ये डिस्कशन हो रहा है और ये बहुत ही गहन मुद्दा है। इस पे चिंतित विषय है क्योंकि बांग्लादेश की आज़ादी में भारत सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाया था भारत ने, और उनकी आज़ादी के पीछे भारत का ही हाथ था। और भारत ने इनकी आज़ादी के लिए उस समय के विश्व शक्ति जो थी, वर्ल्ड पावर, अमेरिका से उन्होंने द्वंद्व किया था। इंदिरा गांधी जी इसमें बहुत इंस्ट्रूमेंटल थी। और वो बांग्लादेश जो कि हमेशा भारत का एक दोस्त के रूप में देखा गया है, आज इस स्थिति में है जहां पे उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर ट्राई कलर को, राष्ट्रीय ध्वज को, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को नीचे रख कर उसके ऊपर से गुजर रहे हैं और उसकी फोटोज वायरल कर रहे हैं। ये बहुत ही संगीन मामला है, बहुत ही चिंतनीय है और ये निंदनीय भी बहुत है। और ऐसी उम्मीद बांग्लादेश से नहीं हो रही थी। हालांकि हम जानते हैं कि वहां पे हिंदू माइनॉरिटी में है और माइनॉरिटीज के साथ दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ प्रताड़नाएं होती है, बट एक रिलीजियस सेंटिमेंट अलग होता है, एक पॉलिटिकल सेंटिमेंट अलग होता है। और ऐसी स्थिति में जहां पे आप एक अपने पड़ोसी मुल्क जिसने आपकी आजादी में इतनी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उसके तिरंगे को आप अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर रखकर और उसके ऊपर चलकर उसका जो आप बदनामी कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सहनीय नहीं होना चाहिए भारत के दृष्टिकोण से। हम इस पर एक्शन क्या ले सकते हैं? इसकी जहां तक मैंने अभी पढ़ा है, जयशंकर जो हमारे फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसके संदर्भ में शिकायत भी की है और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है। और ये मुद्दा आगे तक जाना चाहिए। इट हैज टू बी डिस्कस्ड इन दी वर्ल्ड फोरम, यूएन में भी जाना चाहिए। बिकॉज देखिए, एक तो ये इनका आंतरिक मुद्दा जो है, जिसमें माइनॉरिटीज के खिलाफ बहुत ही प्रताड़नाएं हो रही है, खासकर माइनॉरिटीज में जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उनके खिलाफ काफी यातनाएं हो रही हैं। उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनके बिजनेस हाउसेस जलाए जा रहे हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है। यहाँ तक कि हमने देखा कि इस्कॉन के 2 गुरुओं को अरेस्ट कर दिया गया है और उनको जमानत भी नहीं मिल रही है। तो हमें इसको रिटेलिएट करना पड़ेगा, बट इसको पॉलिटिकल तरीके से और वर्ल्ड फोरम में ले जाके हमें इस मामले को सुलझाने की कोशिश करनी पड़ेगी। रिटेलिएट का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी तरह उनकी भाषा बोलना शुरू कर दें। यहाँ पे हम ऐसा ना हो, जो कि मुझे थोड़ा सा डर है कि यहाँ के जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी के खिलाफ कोई ऐसा स्टेप ले ले। हालांकि मुझे उम्मीद है कि भारत ऐसा नहीं करेगा, बट फिर भी जो हालात अभी चल रहे हैं, बड़ी ये एक दुविधा हो सकती है भारत में, बिकॉज इट कैन देन लीड टू सम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस विद इन आवर कंट्री आल्सो। सो हमारा दृष्टिकोण 2 तरह का होना चाहिए कि हम हमारी इंटरनल सिक्योरिटीज पे भी ध्यान दें और बांग्लादेश का जो ये दुर्व्यवहार है इसको हम इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाएं और इस एक आवाज पूरे विश्व से बांग्लादेश के खिलाफ उठाई जानी चाहिए। अच्छा सर, एक चीज, क्या इंडिया को नोबल सोसाइटी को लिखना चाहिए कि भाई डेफिनेटली। आपने एक आदमी को नोबल पीस प्राइज दिया था, वो उसका जो रूल्ड कंट्री है उसमें पीस तो कहीं दिखी नहीं रही, माइनॉरिटीज पे अटैक्स हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो क्या ये हम कर सकते हैं? क्या उनका नोबल पीस प्राइज वापस लिया जा सकता है? देखिए, लिया जा सकता है या नहीं वो दूसरी चीज है, पर हमें ये मौका नहीं चूकना चाहिए। क्योंकि मोहम्मद यूनिस का नाम ऐसा नहीं है कि वो कोई राजनीतिक व्यक्ति विशेष हैं।
वो एक इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड से आते हैं और इसी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। बट आज की जो स्थिति है, वो आज बांग्लादेश की हुकूमत पे बैठे हैं, वो हुकूमत को चला रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति वहां पे हम देख सकते हैं बहुत ही दर्दनीय है। और माइनॉरिटीज, वहाँ की जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं, इनके खिलाफ जो अत्याचार किया जा रहा है उस पर जो चुप्पी साधे बैठे हैं और ये स्टैंड ले रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं, हम इसको सुधारेंगे, पर कहीं पे भी कोई सुधार की गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। तो नोबेल कम्युनिटी को भी लिखना चाहिए और उनके खिलाफ कठोर से कठोर हमें स्टेप्स लेने चाहिए। राइट, हम लोगों को कठोर से कठोर स्टेप्स लेने चाहिए। शायद नोबल कम्युनिटी को लिखना एक बड़ा स्टेप होगा और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जरूर लिखना चाहिए। अच्छा, एक चीज, एक आइडिया और आया है हमारे कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से कि हम भी अपनी यूनिवर्सिटी में बांग्लादेश का फ्लैग ऐसे लगा दें, कैसा लगेगा? ये गलत होगा। देखिए, आज जिस चीज का हम विरोध कर रहे हैं उसी चीज को अगर हम दोहराएं तो फिर हमारा स्टैंड जो वर्ल्ड फोरम में है वो गलत हो सकता है। अगर मैं आपको अगर आपने आज का स्टेटमेंट पढ़ा होगा तो बांग्लादेश की तरफ से ये एक तल्ख टिप्पणी हमारे खिलाफ बोली गई थी कि आप, हिंदुस्तान की सरकार, माइनॉरिटीज के खिलाफ हो रहे अत्याचार के बारे में ना बोलें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि भारत में जो माइनॉरिटीज के खिलाफ अत्याचार होते हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। तो ऐसा वक्तव्य उनकी तरफ से आया है। हालांकि ये जो कभी कभी कहते हैं ना, ऑफेंसिव, बीइंग ऑफेंसिव इज डिफेंसिव, मेजर डिफेंसिव स्टेप। अपने आप को बचाने के लिए वो हमारे ऊपर ही ये अटैक कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि हम जिस चीज का मुद्दा लेकर विश्व के सामने जा रहे हैं, उनकी नोबेल कमेटी के सामने जाने की कोशिश कर रहे हैं, वर्ल्ड फोरम में इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक छोटा सा मुद्दा रह जाएगा अगर हम भी उनकी भाषा बोलने लग जाएं तो मेरा ये मानना है, जैसा कि अभी मैंने देखा था कि कलकत्ता के अंदर 2 से 3 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने ये बोला कि वो बांग्लादेशी पेशेंट्स का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो मैं ये एक भावना समझ सकता हूँ हमारे देश के लोगों की कि कैसे भारत के तिरंगे का अपमान किया जा रहा है, किस तरीके से हिंदू धर्म के लोगों के खिलाफ यातनाएं की जा रही है। बट ऐसी स्थिति ना आए कि हम हमारे जो मूल हमारे संस्कार हैं, जो हमारी मूल बेसिक मोरालिटी है, उसको हम छोड़ दें एक रिटेलिएशन के तौर पे। तो मेरा ये मानना है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो इतिहास है, वो ये हमेशा दिखाता है कि हम उन लोगों की भाषा नहीं बोलते हैं। वी आर ऑलवेज हम्बल, वी आर ऑलवेज हेल्पिंग, केयरिंग, और ये हमारी संस्कृति रही है। तो हम हमारे मुद्दे को भी उठाएं पर उनकी भाषा ना बोलें तो ये बेहतर होगा। मेरे पास ये नोबेल प्राइज कमेटी की ही वेबसाइट से मैं दिखा रहा हूँ। वो ये बोलता है कि फॉर द सेम रीजंस प्राइज कैन नॉट बी रिवोक्ड अकॉर्डिंग टू स्ट्रेचर्स, द नोबेल पीस प्राइज कैन नॉट बी रिवोक्ड। अगर ये बोला कि अगर what if the inventions fail after some time, say 2 years, a Nobel Prize cannot be revoked। तो नोबेल प्राइज दे दिया तो दे दिया, चाहे उसके बाद वो कितनी वायलेंस कर ले। ये एक बहुत अच्छा वो है, अच्छा जिसे बोलते हैं प्रोविजन है नोबेल प्राइज में। ये प्रोविजन है। आप रोहित जी ये देखिएगा कि ये प्रोविजन है कि वो इसे रिवोक नहीं कर सकते हैं। बट इसमें हमें ये देखना चाहिए कि इस तरह की स्थिति पूर्व में कितनी बार उत्पन्न हुई है। क्या नोबेल प्राइज विनर्स ऐसी किसी स्थिति में आए हैं जहां पे उन्होंने ये इस तरीके के कर्म या कांड किए हो या माइनॉरिटीज के खिलाफ किया हो? अगर ऐसा नहीं हुआ है, पास्ट में ऐसा नहीं हुआ है, तो एक एक्सेप्शन कैन बी कार्व्ड आउट ऑलवेज। ओके, यस, मैं मानता हूं, लेकिन ओबामा को अपने फर्स्ट ईयर इनटू द प्रेसिडेंसी दे दिया गया था और उसके बाद ओबामा ने बड़ी सारी वॉर स्टार्ट की थी। तो वो तो मैं मानता हूं, लेकिन एक चीज है, मैं इसमें एक चीज बताना चाहूंगा कि एक एक होती है वॉर सिचुएशन बिटवीन द कंट्रीज, वो बड़े मुद्दों के ऊपर हो सकती है। अब वो वॉर भी, आप वो वॉर फॉर पीस भी कहलाई जा सकती है। जो अमेरिका की अगर कोई वॉर हुई थी तो इधर इट वाज इन टर्म्स ऑफ सम रिटेलिएशन या इन टर्म्स ऑफ पीस मेकिंग, एक बड़े एजेंडा को ले जब वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, तो उसमें जो अगर कुछ कोलैटरल डैमेज की अगर बात की जा सकती है। बट ये मुद्दा एकदम अलग है सर। इस मुद्दे में आप देखिए कि बिना वजह से, अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश के अंदर ये एजिटेशन शुरू हुआ था, ये कोई इंटरनेशनल पॉलिटिकल एजिटेशन नहीं था, ये कोई एजिटेशन, रिलीजियस एजिटेशन नहीं था। इट स्टार्टेड ऑन अ डिफरेंट फुटिंग,
बट जो इसको कैरी फॉरवर्ड किया है XYZ फैक्टर्स की वजह से, तो वो एक एक्सेप्शन कार्व आउट करता है जहां पे हम ये मुद्दा लेके जा सकते हैं कि आपके नियमों में ये चीज दे रखी है, बट देयर शुड बी सम सैंक्शंस व्हिच शुड बी मेड अगेंस्ट द पर्सन हु इज रिस्पांसिबल फॉर इट। और मेरे हिसाब से आज वहां की जो हुकूमत चला रहे हैं मोहम्मद यूनुस, ही इज द बिगेस्ट रिस्पांसिबल पर्सन बिफोर दिस behind this entire episode. Right, he is the biggest responsible person behind this entire episode. Finally, मोहम्मद यूनुस जो हैं, इनके खिलाफ वैसे तो अब अमेरिका में जो है वो गवर्नमेंट ही चेंज हो गई है, वो एंटी मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट आके बैठ गई है, तो तब से घबराए हुए भी दिख रहे हैं मोहम्मद यूनुस। क्या रहेगा आगे आने वाला टाइम? प्रो इंडिया दिखता है आपको? ये राजनीति में कोई भी चीज स्टैग्नेंट नहीं रहती है, हर चीज बदलती रहती है समय के साथ में। किसी समय में भारत के जो साथ चाइना के अच्छे रिलेशन थे, फिर थोड़े से बिगड़े, फिर इंप्रूव हुए। यूएस के साथ इनिशियली जब हम आजाद हुए थे, उसके बाद से लेके कई सालों तक यूएस के साथ ऐसी दोस्ती नहीं थी जो हमने 2001-2002 के बाद देखनी शुरू की थी। तो पॉलिटिकल जो रिलेशंस होते हैं, कहते हैं ना कि कोई किसी का सगा नहीं होता, कोई किसी का दोस्त नहीं होता। राजनीति में इसी तरीके से चलता है। और इंडिया एक बहुत ही डोमिनेंट फैक्टर है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स में। अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो मार्केट है आज सबसे बड़ा मार्केट है, एवरीबडी इज लुकिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया। और मैन पावर भी इंडिया में इतनी है कि कोई इस तरीके से इकोनॉमिकली इंडिया के साथ कोई पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा, खास करके एशिया में। दूसरी तरफ जो देखा जाए, ये एक फेज है जहां पे बांग्लादेश के अंदर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है। अब एक पार्टी थी बांग्लादेश के अंदर जो वहां की माइनॉरिटी की बात करती थी, जिसकी प्रमुख शेख हसीना जी थी। उनकी ही पॉलिसीज का ये कारण रहा है कि वहां पे जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो थोड़े से बढ़ गए थे, उनको प्रोत्साहन मिलने लग गया था, उनको वहां से देश निकाला हुआ, वो भारत में आई। क्योंकि हमारी तो पॉलिसी ये है कि अगर हम पुराने समय से देखें तो हम किसी भी आने वाले जो यहाँ पे शरण पाते हैं उन लोगों को हम नकारते नहीं हैं। चाहे वो दलाई लामा हो, जब वो तिब्बत से भाग के भारत में आए थे तो हमने उन्हें पनाह दी थी। उसके बाद शेख हसीना जी यहाँ आई थी, हालांकि कोई ऑफिशियल पनाह उनको नहीं मिली थी, बट शी स्टेड इन इंडिया, जिसका एक रिपरकशन ये भी हो सकता है। बट इन अ लॉन्ग रन, ये आज इकोनॉमिक वर्ल्ड है, इकोनॉमिक वर्ल्ड में आप इस तरीके से ऐंठ नहीं रख सकते। अगर घोड़ा घास से दुश्मनी कर लेगा तो खाएगा क्या? तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश कुछ एक मेजर टाइम तक इस तरीके का कोई ऐंठ भारत से रख पाएगा। तो मेरे हिसाब से ये एक बुरा फेज है दोनों देशों की जो रिलेशनशिप है उसके बीच में, बट इट विल इम्प्रूव, इट विल ग्रेजुअली इम्प्रूव। एंड बिकॉज वहां भी सरकार ने ये एक आश्वासन दिया है कि वो इस स्थिति को सुधारेंगे, और भारत भी कोशिश करेगा कि वहां पे जल्द से जल्द हालात सुधरे, ताकि दोनों देशों के बीच में शांति बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अंकित आचार्य, इनसे बात कर रहे थे हम, और हमने बात किया इंटरनेशनल सिचुएशन पे। थैंक्स अ लॉट अंकित जी फॉर ज्वाइनिंग, वेरी नाइस डिस्कशन। उम्मीद है, क्योंकि काफी टाइम बाद हमारा आपसे डिस्कशन हो रहा है, उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अब हम अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू रोहित जी।